नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। भारतीय सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के तहत 17 साल के युवाओं की 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। हालांकि सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र सरकार के इस स्कीम से सहमत नहीं है। इसे लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। छात्रों का ये कहना है कि 4 साल के बाद वो कहां जाएंगे। वैसे भारत ऐसा पहला देश नहीं है जिसने ऐसी योजना लागू की है। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों में भी सेना में शॉर्ट टर्म पर जवानों की भर्ती की जाती है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर गेस्ट मौजूद है। हम आपको उससे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक खान जी जुड़े हुए हैं, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस हमारे साथ पवन गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस डिबेट में हमारे साथ चर्चा करने के लिए सबसे पहले पवन गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ उसके बाद प्रदर्शन की तस्वीरें भी हमने देखी और कांग्रेस का सत्याग्रह भी हमने देखा है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि ये जो भारत सरकार लगातार प्रत्येक वर्ष रक्षा मंत्रालय में नौकरियों की नियुक्ति के लिए निकालती थी, नौकरी भर्ती करती थी। इस समय वर्तमान में 1,68,000 थल सेना में और बाकी लगभग 2 लाख के करीब वायु सेना में और नभ सेना में भी, इसमें जल सेना में भी भर्ती की वैकेंसियां बाकी हैं। 3 वर्षों में इन्होंने कोई भर्ती नहीं की। हमारे देश के लाखों करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, देश के लिए समर्पित रहना चाहते हैं, देश में जान न्यौछावर करना चाहते हैं और उसकी बड़ी तैयारी करते हैं, बचपन से तैयारी करते हैं। वो शारीरिक रूप से, पढ़ाई से और दौड़, मतलब अपने शरीर को फिट रखने के हिसाब से, इन सब को करने के बाद ये लोग अपनी तैयारी करने के बाद वेट करते हैं। 3 वर्षों से हो नहीं रहा। जो आपकी रेगुलर भर्ती है वो तो आप कर नहीं रहे। आप शॉर्ट टाइम पे ये ले आए अग्निपथ, आप लाइए शॉर्ट टाइम पे, क्योंकि आज करोड़ों की वैकेंसी पड़ी है, करोड़ों बेरोजगार हमारे देश में है। देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। आप लाइए, उसको मना नहीं है, जैसे और कंट्री में लाते हैं। कई कंट्रियों में ये योजना लागू इस तरह की, मगर वो जब है जब आप रेगुलर की भर्ती अलग से करते हैं। आप रेगुलर की भर्ती करिए, उसके बाद 60 वाले लाइए। आप कौन मना कर रहा है उसे? विरोध तो इस बात का है कि रेगुलर भर्ती आपने रोक दिया, उसको 60 टर्म पे आप इनको लेके आए हैं, इस बात का विरोध है। ठीक है पवन गुप्ता जी, हमारे साथ तारिक खान जी भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। तारिक खान जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई, देश को आग के हवाले करने की तस्वीरें भी हमने देखी, जहां पर कई ट्रेनों को आग लगा दिया गया। उसके बाद कांग्रेस ने भी सत्याग्रह इसके चलते शुरू कर दिया और यह भी कहा कि प्रदर्शन का तरीका भले ही गलत है, लेकिन जो छात्र, जो युवा अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको बात अपनी जरूर कहनी चाहिए। और कहीं ना कहीं से योजना को वापस लेने की जो पूरी तरीके से कोशिश थी, वो भी कहीं ना कहीं विपक्ष कर रहा है। तारिक खान जी का तरीका होता है 2 चीजों का। एक तो पहले वो जिससे जुड़ा हुआ मुद्दा है वो उठाते हैं, फिर विपक्ष को मजबूर होकर या विपक्ष को आना पड़ता है उनके समर्थन में। यहाँ यही हुआ। पहले जो बच्चे जिनको लग रहा है कि उनके साथ अहित हो रहा है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, फिर विपक्ष को भी उनके साथ आना पड़ा। समाजवादी पार्टी भी साथ आई, क्योंकि जहां लगेगा कि हाँ गलत हो रहा है तो वहां पर साथ आना पड़ेगा। ये मजबूरी या मेरे ख्याल से जिम्मेदारी भी हो जाती है विपक्ष की। अब यहाँ पर बात कहें हम, देखिए, इसको जॉब क्रिएशन, डिफेंस को जॉब क्रिएशन से अलग रख के देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। उसको रोजगार और ये सबसे थोड़ा सा अलग हट के दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। और रोजगार से और चीजों को देखना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 10.5 लाख नौकरियां निकालेंगे, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, डिफेंस का जो मामला होता है उसमें ध्यान इस चीज पे देना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, सरकार का मकसद है, जो क्या दिखता है मुझको इसके पीछे, कि आप अपनी सेना को जवान करना चाहते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव। जो जिस तरीके से 3 सेना प्रमुखों ने अपनी वो की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि अपनी सेना को आप जवान करना चाहते हैं, युवाओं को उनके अंदर लाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बजट को कम करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज को सैनिकों की भर्ती से कंप्रोमाइज कर आप बजट को स्टेबलाइज करना चाहते हैं, आधुनिकीकरण करना चाहते हैं इंडियन डिफेंस फोर्स का, लेकिन वो उसकी कॉस्ट पर मत करिए, सैनिकों की कॉस्ट पर मत करिए। उसके अदर तरीके भी हो सकते हैं। हमारा जो सैन्य बजट है वो यूएस से कई गुना कम है। 780 बिलियन खर्चा करता है यूएस अपने
मिलिट्री के ऊपर। 240 बिलियन खर्चा करता है चाइना, हम खर्चा करते हैं तकरीबन 79 बिलियन। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ाइए। जब ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारे पास पैसा बढ़ेगा। जैसे मोदी जी ने कहा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाएंगे, तो हमारे पास जब ओवरऑल ज्यादा पैसा होगा तो हमारा मिलिट्री बजट भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम कहीं ना कहीं से पैसे की सेविंग कर लें, और यंग लोगों को, तो अब आप दुनिया का उदाहरण लेते हैं तो ऐसे कई देश हैं, जैसे बरमूडा की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 41 है, कहीं स्विट्जरलैंड 38 रखता है, जो आपने अब 24 की है, जो पहले 21 की थी। एज के साथ भी बहुत दिक्कत है मैम। आप देशों को 30 देश दुनिया में 195 देश, 30 देश इसको फॉलो करते हैं, लेकिन 195 में 30 घटा दीजिए तो लगभग 165-70 देश फॉलो नहीं करते हैं। उनका क्या, वो क्यों नहीं फॉलो करते? इस पे क्या रिसर्च हुई? वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? वो क्यों इस योजना को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? आप चिल्ला रहे हैं बहुत से देश इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, 30 देश 6 महीने से 2.5 साल तक के लिए कहीं मैंडेटरी रखते हैं। और लोग इजराइल की बात करते हैं कि इजराइल में लोग ऐसे ही इजराइल में फ्री में भत्ता जो देते हैं, जो एज अ स्टूडेंट पॉकेट मनी जो देते हैं, वो पॉकेट मनी यहाँ से लगभग डबल देते हैं। वो जितना आपने 22,000 रुपए पैसे रखे, पैसे की तो बात, मिलिट्री की जब बात होनी चाहिए तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप दुनिया को फॉलो करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं, लेकिन वो जो सैनिक है उनके कॉस्ट पर मत करिए, उनकी सैक्रिफाइस्ड वे में मत करिए। जो आपने एज को घटाया, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप लेके आए जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, और जो 23, अभी तक तो 21 ही था, तभी तो बवाल हुआ, अब आपने 24 कर दिया। क्या जो 25-26 साल के लड़के हैं, आपने उसका एग्जाम्पल ये देते हैं, मिलिट्री बैंस कई से मेरी बात हुई कि हाई एल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं, तो क्या ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि 28 साल का आदमी हाई एल्टीट्यूड पे काम नहीं कर पाएगा? उसको सांस की बीमारी होने लगेगी, वो एस्थमेटिक होने लगेगा, उसकी फिजिकल एबिलिटी कम हो जाएगी। अगर इस बात को पार्लियामेंट या किसी भी पटल पर सरकार साबित कर दे तो बिल्कुल मान लिया जाएगा। क्या यंग मिलिट्री को यंग करना है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, दुनिया की कई मिलिट्रियों ने अपना जो मिलिट्री का भार है, नंबर ऑफ पीपल इन द मिलिट्री, रिड्यूस किया। चाइना ने उसको रिड्यूस किया है। आप इसके पीछे इंटेंशन बता रहे हैं कि आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने मिलिट्री का साइज अगर बढ़ाना, देखिए मिलिट्री को कभी एम्प्लॉयमेंट से मत जोड़ के देखिए आप। मेरा सीधा ऐसा मानना है, शायद किसी का मानना हो सकता है कि मिलिट्री का जो रोल है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है, नहीं, वो देश की सुरक्षा का उसका रोल है। तो आप, दुनिया की कंट्री उसको घटाना चाहती है, आप मिलिट्री की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़ाइए, लेकिन उनके जो जीवन है, उसके लिए वो जीवन अपना से एक आधा सेकंड लूंगा, जिसके लिए वो अपना जीवन, उनका परिवार उनके पीछे जाता है, वो अपना जीवन सेक्रीफाइस करने आते हैं, उनके हितों से खेल कर, उनके हितों को कम कर मत करें, बस। ठीक है। बीजेपी सांसद विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक तरफ इसका विरोध हो रहा है इस योजना का, और ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार इस योजना को समझा नहीं पा रही है सही तरीके से, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये भी हो गया है कि अब घर घर जाकर इस योजना को समझाया जाएगा। देखिए जी, ये योजना दुनिया के कम से कम 40 देशों में चल रही है, और नौजवान वहाँ सेना में अपनी सेवाएं देते हैं, और आगे चल के अपने जिस जीवन में जाना चाहते हैं उसमें चले जाते हैं। सेना वहाँ नौजवानों को एक सेवा का अवसर देती है, और सेना से उनको वहाँ पे एक सक्षम नौजवान बनने में मदद मिलती है। एक राष्ट्रीयता की भावना वहाँ पे नौजवानों में आती है जी, और वो भावना आगे चल के राष्ट्र के निर्माण में काम करती है। इस तरह का ये प्रयोग है, कोई बड़ा प्रयोग नहीं भारत के लिए। इससे पहले दुनिया के 40 देशों में योजना चल रही है, और 4 वर्ष बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इतना उम्र तो नौजवान यहाँ एनसीसी की वर्दी पहन करके बिता देते, किसी सर्टिफिकेट मिल जाए जी, ताकि आगे सेना में हमें भर्ती का मौका मिल जाए। और अगर सेना में सीधे भर्ती का मौका मिल रहा है तो ये और अच्छी बात है।
इस आयु वर्ग में नौजवान सड़क पे घूम के बिता देता है, उस आयु वर्ग में अगर उसकी तरवाई देश के काम आती है, देश सेवा का उसको मौका मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिला उस आयु वर्ग में। ठीक है। और आज के नौजवान को मिलना तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ, दिलीप यशवर्धन जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों में भी सेना में शॉर्ट टर्म पर जवानों की भर्ती की जाती है, लेकिन जब भारत में इसका ऐलान होता है तो इस तरीके की तस्वीरें निकल के आती है, लगातार इसका विरोध होना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि ये जो योजना है वो युवाओं के हित के लिए नहीं है। दिलीप यशवर्धन जी, पहले तो अगर ये योजना युवाओं के हित के लिए नहीं है तो इस योजना में जाना किसी युवा के लिए कंपल्शन तो नहीं है कि वो जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल नहीं ऑप्ट करे, ये उसकी मर्जी है। क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आपको ये नौकरी चुननी ही चुननी है, आप दूसरी नौकरियां चुन लीजिए। सेना में जाना है तो आप स्वेच्छा से जाएंगे, किसी के दबाव में नहीं जाएंगे। दूसरा, हर योजना का कुछ फायदा होता है और कुछ नुकसान होता है। आप कोई भी नौकरी उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूपहोल जरूर होगा। तीसरा, भारत में हर चीज पर विरोध होना एक प्रथा है। इस सरकार अगर कुछ भी लेकर के आएगी तो उस पर विरोध होना ही होना चाहिए, बिना उसके राजनीति शायद पूरी नहीं होती है। ये योजना है, इसमें कमियां हैं, मैं ये मानता हूं कि जो अभी तारिक खान जी कह रहे थे, बहुत सारी बातों को गिना रहे थे, मैं उनकी बातों से कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये पूरी की पूरी योजना गलत है, मैं इस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं। बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हैं इस योजना के। प्लस पॉइंट ये है कि बहुत छोटी उम्र में आदमी नौकरी ज्वाइन कर सकता है, 17 साल में, और जब तक वो युवावस्था में पूरी तरीके से प्रवेश करेगा तब तक वो रिटायरमेंट की एज पर आ जाएगा। तो वो एक तरीके से रिटायरमेंट नहीं हुआ उसका, वो सरकार के द्वारा दी गई डिसिप्लिन्ड लाइफ को सीख करके आगे की लाइफ अपनी और बेहतर जी सकता है। उसके पास कई अपॉर्चुनिटी है। वो इतने 4 सालों में जो तनख्वाह कमाएगा, उसके बाद उसका कॉर्पस इकट्ठा होगा, उस कॉर्पस को अपनी सेविंग को लेकर के अगर वो स्टार्टअप में जाना चाहेगा तो वो स्टार्टअप में जा सकता है, उसे किसी बैंक से फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो पढ़ाई करना चाहेगा, हायर एजुकेशन में जाना चाहेगा, तो उस हायर एजुकेशन के लिए भी उसके पास अपना पैसा होगा। या वो कुछ भी करना चाहेगा, कोई और नौकरी करना चाहेगा, अगर सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, मान लीजिए वो IAS IPS की तैयारी करना चाहता है, UPSC की तैयारी करना चाहता है, तो 35 साल है, उसके पास पैसा भी है और समय भी है। बिल्कुल। प्लस आर्मी में जाकर के एक डिसिप्लिन सीख के आएगा, एक रूटीन सीख के आएगा। जो 4 साल बच्चा अगर गांव में घूमेगा तो 4 में क्या कर लेगा, ना तो उसका समय यूटिलाइज होगा, ना वो पैसा कमा पाएगा, ना वो डिसिप्लिन सीख पाएगा। ऐसे कम से कम सेना में जाएगा तो सेना में कैसे रहा जाता है, उसकी फिजिकल फिटनेस होगी, मेंटल फिटनेस होगी, सारी चीजें होंगी। और ये प्लस पॉइंट भी हमें देखने की जरूरत है कि जब शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं था, जब 15 साल के लिए ये होता था, जिसको अभी 4 साल कर दिया गया। अगर 15 साल बाद 32 से 36 साल की उम्र में आदमी रिटायर होता था, तो 32 से 36 साल की उम्र में बूढ़ा तो नहीं होता था, लेकिन तब उसके पास काम करने की एनर्जी जरूर कम हो जाती थी और उसके पास किसी सरकारी नौकरी के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। यहां पर सेना से निकलने के बाद उसके पास कई सारे ऑप्शन है, कई क्या मैं कहता हूं सारे के सारे ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं बंद हो रहा है। 17 साल में लड़का सिर्फ ग्रेजुएशन के में प्रवेश करता है और 21 साल तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। 21 के बाद वो अपना करियर बनाने के लिए सोचता है, तो वो सोचने का टाइम तो अभी भी उसके पास है। जितनी सरकारी नौकरी की एलिजिबिलिटी है, अगर वो SC ST कैटेगरी से है तो रिजर्वेशन के साथ उसको जो फायदे मिलने हैं वो सारे के सारे फायदे मिलेंगे। प्लस अभी कल ही हरियाणा ने ये डिक्लेयर किया है कि जो भी अग्निवीर होंगे 4 साल के बाद हम उनको अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि हम उसको अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और भी इस तरह की योजना लेकर के आगे आए। अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद ही है ना, नुकसान कहां से है इसमें? नुकसान मतलब 2-4 चीजें नुकसान हो सकती है, मैं ये मान रहा हूं कि 100% फुल प्रूफ योजना नहीं हो सकती है, लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि फायदे ज्यादा हैं, नुकसान वो है जिनको नेगलेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप यशवर्धन जी, क्योंकि ये तो शुरू से ही हम देखते आए हैं कि अगर कोई योजना आती है, कोई नई चीज आती है, उसके बाद इस तरीके का विरोध होना आम बात हो गई है। अब इस तरीके से प्रदर्शन शुरू हो जाता है देश को। और एक सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है यही है कि अगर वही लोग सेना में जाना चाहेंगे, वही लोग सोचते हैं माँ भारती की कहीं ना कहीं रक्षा करने के लिए, जो कह सकते हैं कि हमें देश से प्रेम है, लेकिन जो देश प्रेमी होते हैं क्या वो अपने देश को आग के हवाले कर देंगे? क्या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि
ये तो सभी का कर्तव्य है कि उसको सुरक्षित रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर राजनीति भी इसमें जोड़ दी जाती है, विपक्ष भी इसमें आ जाता है और उस मुद्दे को कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा इवेंट बना दिया जाता है। देखिए मैडम, मैं पवन गुप्ता बोल रहा हूँ जी। बेसिक बात जो लगातार इसमें इग्नोर की जा रही है कि देश की अगर एक समस्या आप सबसे बड़ी पूछें वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और भारत सरकार ने लोकसभा में इस बात को खुद ही उनके आंकड़े आए कि 8.2% की बेरोजगारी है, यानी लगभग 11.5 करोड़ लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं। हाँ। और आप उस दृष्टिकोण से देखिए, सेना में जाने के लिए लोग सपने देखते हैं, सेना में जाएंगे। आज अगर उनको IAS का सपना देख रहे हैं, PCS का सपना देख रहा है, इंजीनियर बनने का सपना देखना है, डॉक्टर बनने का सपना देखना है, आप कहेंगे जाके कंपाउंडिंग डिग्री कर लें, क्यों करेगा बच्चा? जो लोग बच्चा, वैसे बच्चे करोड़ों हैं, लाखों में नहीं है, करोड़ों में। आप तो नौकरी 2-4-5 लाख की दे रहे हैं, करोड़ों में। इन्होंने जो अभी खोल दिया है, जब रजिस्ट्रेशन होगा, अप्लाई करेंगे तो जितनी डिमांड कर रहे हैं उससे कई गुना आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने स्वीकार कर लिया। वो बच्चे जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, बच्चों से सपना देखते हैं हम सेना में जाएंगे, सेना में काम करेंगे। आपने उनके लॉन्ग टर्म सर्विस का आपने घर बंद कर दिया है। आप सब, हमारा कहना है कि आप लॉन्ग टर्म को भी रखिए, शॉर्ट टर्म को भी रखिए, लॉन्ग टर्म वालों को साथ के साथ आमंत्रित करिए और शॉर्ट टर्म वालों करिए, फिर ये विरोध नहीं होगा। विरोध इस बात का है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको ये मौका नहीं मिल रहा है। दूसरा भी हमारे मित्र बोल रहे थे, हरियाणा को उदाहरण दे रहे थे। भारत सरकार ने भी लोकसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे उसमें सबसे ज्यादा 36 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में 24.2%, यानी कि वो अपने हरियाणा के लोगों को नौकरी दे नहीं पा रहे और लफाजी करना उनका कि हम इन लोगों को नौकरी दे देंगे। 24.2% की हरियाणा में बेरोजगारी है। अभी शिवराज पाटिल ने भी कहा कि हम अपने नौकरी दे देंगे। जो 19 में उन्होंने एग्जाम लिए हैं, लिखित परीक्षाएं जो कही आज 3 साल हो गए, अभी तक उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया, वो भी गारंटी करेंगे हम नौकरी दे देंगे। ये मखौल बनाना है बच्चों के साथ। एक अभी भारत सरकार ने 1 हफ्ते पहले कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख नौकरी से पूरा करेंगे। और समझिए 10 लाख नौकरी का मतलब क्या हुआ अपने देश में? हमारी देश की आबादी 143 करोड़ में 1430 यानी 1430 में एक आदमी की नौकरी देंगे। वैसे आपको दिखेगा 10 लाख बहुत है, 10 लाख बहुत है, 10 लाख बहुत है। अरे आप उसको अपने देश के पूरे उसमें देखिए या पूरे रूप में, तब आपको समझ में आएगा। इस समय जो बेरोजगारी, जो बच्चे जाना चाहते हैं अपने टैलेंट के बल पर सेना में, सेना की सेवा जीवन भर करना चाहते हैं, आप उनका घर बंद कर रहे हैं। उनका रास्ता खोलिए, स्टार्टअप पे लाइए, कोई भी बात नहीं है। जहां तक हम राजनीतिक दलों पर उंगली उठा रहे हैं, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 2 पक्ष हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। सत्ता का अंदर काम है नई नीतियां बनाना, कानून बनाना, नए रास्ते बनाना। विपक्ष का काम है सरकार की बनाई गई नीतियों पर उसमें कोई भी कमी, उस पर उंगली उठाना, ऑडिटर की तरह, परीक्षक की तरह उस बात को काम करना। अगर हम अपने दायित्व को पूरा नहीं करते तो हम समाज के दोषी हैं, हम लोकतंत्र के दोषी हैं। विपक्ष का दायित्व ये, हमारा काम उंगली उठाना, आप इसको ये थोड़ी कहेंगे हम दोष निकाल लें। हमारा काम है कि सरकार को गलत नीति लाइए। हम देख रहे हैं हमारे देश के युवा परेशान है, हमारे युवाओं को मौका नहीं मिल रहा, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनके सपने चूर किए जा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म नोटिस जाके उनके सेना में जाने का भविष्य चौपट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ये मेरा कहना है। आप दोनों बातें करिए, कौन मना कर रहा है? आप शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं घुस रहे, उसकी कमियों और जाति के बारे में नहीं जा रहे। वो अच्छी बातें भी है उसमें कि आपको 4 टर्म की नौकरी मिल रही है, जिन बच्चों को, छोटे बच्चों को मिल रही है, अच्छी बात है। वो मैं उसमें निकाली वो नहीं कर रहा, मैं उसमें नहीं। हम तो कह रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो मौका दीजिए। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? उसको मत बताइए, आप देखेंगे, आप अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन खुल रहा है, ये जितनी वैकेंसी निकालेंगे उससे 10 सुना जाएंगे, क्योंकि करोड़ों युवा बेरोजगार है। भारत सरकार दाखिले से 11.5 करोड़ बेरोजगार है, वो तो आ ही जाएंगे करोड़ों। ठीक है पवन गुप्ता जी, स्कीम सफल हो गई, ये क्या मतलब है? हरियाणा जैसे राज्य अगर दावा करे नौकरी दे देंगे तो ये तो बिल्कुल थप्पड़ मारना है युवाओं के मुंह पर। हाँ ठीक है, इसके विवेक श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं सर जवाब देने के लिए, क्योंकि देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, क्योंकि जिस तरीके से पवन गुप्ता जी बात रख रहे हैं कि कई और ऐसे भी परीक्षाएं ली गई जिनका रिजल्ट तक नहीं निकाला जाता, उसके बाद इतनी बड़ी गारंटी दे दी जाती है कि अग्निपथ योजना में जब रिटायर होकर वापस आएंगे तो हम नौकरी देंगे, इस बात की गारंटी देते, तो इस वादे को कैसे वो सरकारें पूरा कर पाएंगी? देखिए इसी योजना में ये निर्धारित है कि 25% लोग आगे सेवा के लिए कंटिन्यू किए जाएंगे। उनको तो लॉन्ग टर्म सेवा करने का मौका मिल ही गया। जो पवन जी बार बार ये बात उठा रहे हैं कि आपने लॉन्ग टर्म सर्विस बंद कर दी, तो कहाँ बंद की है?
इसी में जिनका रिकॉर्ड अच्छा होगा ऐसे 25% लोग आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए जाएंगे। शेष जो 75% है उनके लिए अर्धसैनिक बलों में और तमाम राज्यों के पुलिस बलों में समायोजन करने का आश्वासन है। तो ऐसे में ये बात कहकर के एक निराशा का माहौल जो पैदा किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। और हरियाणा सरकार भारत सरकार वादा करते मालूम है, भारत सरकार वादा करती है कि इनकी नौकरी हर हालत में 75% को दी जाएगी। हम वादा करते हैं, कर देना वादा, बिल्कुल समायोजन अभी गृह मंत्रालय ने कहा है। अरे मंत्रालय उदाहरण दिया हरियाणा का, हरियाणा जैसे मंत्रालय वादा करेंगे, इनका कोई महत्व है इस बात का? मंत्रालय गृह मंत्रालय ठीक है ना, आप एक बात को बैठ जाते हैं। और अगर देखिए प्रदेश कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी अगर कहती है सरकारें उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है, पैसे ले लें। आपके लोकसभा के पटल पे सांख्यिकी विभाग में रखा अभी 15 दिन पहले 24.2% की बेरोजगारी हरियाणा में हाईएस्ट है 36 राज्यों में। वो राज्य गारंटी कर रहा है, अपने राज्य की नौकरी उसको तो दे नहीं पा रहा। और जो इमरान पाटिल ने 19 में जो परीक्षाएं ली, लिखित परीक्षा ले चुके हैं, परिणाम घोषित नहीं किए हैं, चौथा साल आ गया। ठीक है, ये राज्य अगर गारंटी करेंगे तो क्या होगा युवाओं की गारंटी का भाई? ठीक है पवन गुप्ता जी, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, दिलीप यशवर्धन जी के पास आना चाहूंगी। दिलीप यशवर्धन जी, क्या कहते हैं जो पिछली परीक्षाएं हो गई हैं उनके रिजल्ट तक घोषित नहीं कर पाए हैं, ऐसा आरोप जो वो विपक्ष का लगाना है कि उनके जो परिणाम है वो तक घोषित नहीं हो पाए। और इस बीच जिस तरीके से बातें कही जाती हैं कि हम गारंटी लेते हैं कि जो छात्र जो युवा निकलेंगे रिटायर होकर अपनी सेवा देकर जब वापस आएंगे तो हम उन्हें नौकरियां देंगे, इस बात की गारंटी दी जाती है। इस तरीके के ट्वीट भी आपने भी देखे होंगे, कई तरह के जो ट्वीट हैं वो भी सामने आए। कई राज्यों के सरकारों ने इस पर बात रखी अपनी और ट्वीट के माध्यम से ये चीजें जो जानकारी है वो साझा की है। लेकिन अब ये सवाल उठने लगे, अब इस पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठने लगे हैं। दिलीप यशवर्धन जी, दिलीप यशवर्धन जी, आपको ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं ये कह रहा हूं कि रोजगार को लेकर के अनियमितता तो हमेशा से बनी रही है। एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस इस देश में हमेशा रहा है। जो पवन गुप्ता जी कह रहे हैं, अभी बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। पवन गुप्ता जी, आपने दशकों तक राज किया है, कांग्रेस ने दशकों तक राज किया था इस देश पे, तब भी स्थिति वही थी कमोबेश जो आज है। तो स्थिति ना आपके राज्य में सुधरी है ना अब सुधरी है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमेशा एक चर्चा का विषय बना रहा है। इन चीजों का अग्निवीर योजना से कोई संबंध नहीं है। अग्निवीर योजना में अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा निकलेंगी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, भले 4 साल के लिए ही कम हो, और हर 4 साल को वो रोटेशन होता रहेगा। तो जो अनएम्प्लॉयड लोग होंगे वो 75% होंगे, 25% का जॉब तो सरकार कह ही रही वो करेगी। और वो जो 75% निकलेंगे वो फिर बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो युवा है वो 100% बेरोजगार है। उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो सरकार की नौकरी पे ही डिपेंडेंट है। अगर सरकार नौकरी जो आपकी अगर 4 साल की नौकरी करने के बाद 4 साल की नौकरी करने के बाद उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो भी सेना का एक्सपीरियंस लेकर के निकलेंगे, एक फंड लेकर के निकलेंगे, तो उनकी जो लाइफ की क्वालिटी होगी वो आज से कहीं ना कहीं बेहतर होगी। मैं यही कहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, बट मैं कर सकता हूं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आज है और जो 4 साल बाद होगी उनमें बड़ा फर्क आ जाएगा। मानवर आपकी बात से 100% सहमत है, मना नहीं कर रहे। बात यह कि जो 1 करोड़ बच्चे हमारे देश के सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका घर क्यों बंद कर रहे हैं? उनके रास्ते लॉन्ग टर्म सर्विस घर तो खुल रहा है, ज्यादा लोगों के लिए खुल रहा है। अब तो आपके रिटायरमेंट का रोटेशन हर 4 साल पे होगा। नहीं मानवा 4 साल पे होता था उसमें नहीं, जो लॉन्ग टर्म की सर्वे। आज अगर हम IPS IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे कहते हैं कि चपरासी नौकरी कर ले, हम क्यों करेंगे? IPS का जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं IAS IPS का, उसका कोई यहाँ पर मैच नहीं है। आप पहले ये समझिए कि ये जो नहीं है योजना है, ये ऑफिसर रैंक की है, पहले ये समझ लीजिए। तैयारी कर रहे हैं, रात दिन तैयारी कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, 1 करोड़ बच्चे कर रहे हैं। तो उसकी प्रक्रिया में कहां चेंज किया गया है? भर्ती की प्रक्रिया वही है जो पहले थी। लॉन्ग टर्म खोल दीजिए, विवाद है ही नहीं। लॉन्ग टर्म सर्विसेज खोल दिए, कोई विवाद नहीं।
खुलवा लीजिए, सरकार से कहिए, सरकार का काम है। आपकी बातों में दम होगा तो सरकार जरूर खोल देगी उसको। तो जनहित में भाई है। ठीक है, तारिका जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए लगातार आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस पर विवाद भी अब बढ़ रहा है, क्योंकि ये मुद्दा जिस तरीके से है ये अपने आप में एक अच्छी भी बात कह सकते हैं, क्योंकि कई देशों में भी ये लागू है। लेकिन जब भारत की बात आती है, जब यहाँ पर ऐलान होता है, तो इस बात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है तारिक खान जी कि विवाद जो है वो नहीं उठता है। देखिए विपक्ष का काम ही कहीं ना कहीं है कि किस तरीके से जो योजनाएं आए, जो चीजें आए, उस पर बीच में इंटरप्ट कर देना, बीच में इसको गलत बता देना। लेकिन ये बात मानने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं कि इसके फायदे भी हैं लगातार, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे अन्य पार्टियों की बात हो। हर पहलू, हर चीज के फायदे नुकसान दोनों। हाँ, मैम देखिए, हाँ, और ये कहना कि विपक्ष हर चीज है कि वो उससे क्या कौन इफेक्ट हो रहा है। मैम एक बात, मुझे थोड़ा सा समय दिए, मैं समझाता हूँ। अगर मेरे सर में दर्द है और मैं जाऊं तो ये तो देखिए यहाँ वो दिक्कत क्या हुई कि 1 करोड़ लोग बच्चे तैयारी करते हैं। अभी एक प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल सही कहा। अब उसका जो इंटेक है, इसको रोजगारी से कभी मत जोड़िए, क्योंकि जाना तो 20-30 हजार लोगों को है और फाइनली तो वहां 25,000 लोग कहाँ 130 करोड़ की जनता और 10,000 लोग लिए जा रहे हैं, जिसमें 30,000 का इंटेक होगा, जिसमें 20,000 निकाल दिए जाएंगे, 10 लिए जाएंगे, तो उससे बेरोजगारी कहीं नहीं कम। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो लड़के तैयारी कर रहे थे उनको दिक्कत क्या हुई कि एक प्रक्रिया है जिसके तहत कुछ लोग ले लिए जाएंगे और कुछ नहीं लिए जाएंगे। बस दिक्कत यहाँ पे होगी। अच्छा, वो लोग नहीं लिए जाएंगे, फिर वो नहीं जो लिए जाएंगे वो उनका भावनात्मक और उनका पारिवारिक लगाव बहुत होता है। वो गांव देहात में दौड़ा करते हैं मैम सुबह सुबह कि मिलिट्री में जाना है, फौज में जाना है, 2 बजे है, उसको सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। उनको सुरक्षा ये रहती है मैम कि घर में जो फौज की तैयारी करते हैं वो लोग मैम पीसीएस और आईएएस नहीं बनते हैं, वो गरीब घर के बेटे, किसान के बेटे, वो अपना सुबह सुबह दौड़ रहे हैं कि वो अगर मिलिट्री में चले जाएंगे तो उनको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, परिवार सिक्योर हो जाएगा, और दूसरी उनकी शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए ये एक गौरव का मैटर हो जाएगा। उनका पिता कि लड़का हमारा फौज में है और देश के लिए जान देने को तैयार है, गौरव की बात। ये सारे एस्पेक्ट है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं है। अब वो उनको ये लग रहा है कि वो जो 75% निकाल दिए जाएंगे वो एक तरीके से कंप्लीट रिजेक्शन होगा, इसका जो रोड मैप कायदे से नहीं तैयार हुआ। अच्छा, दूसरे देशों में मैम क्या कहते हैं उसको, टूर ऑफ ड्यूटी कहते हैं दूसरे देशों में, जो ये 2 साल, लगभग 2 से 2.5 साल, 6 महीने से 2 से 2.5 साल के लिए जो लोग जाते हैं उसको टूर ऑफ ड्यूटी कहते हैं। तो वो तो वहां टूर की तरह करते हैं। बात समझिए आप, देखिए हर देश की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। हमारे यहाँ सेना की भर्ती अपने आप में एक बहुत बड़ी नौकरी है, उसका जो भावनात्मक और दिमागी तौर पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट लोगों पे बहुत ज्यादा है। उसमें चेंज करने के लिए सरकार को बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। एकदम से आपने टूर ऑफ ड्यूटी वाला फॉर्मूला अपना लिया और हिंदुस्तान में लाकर लगा दिया उस देश में जिसमें सेना की भर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, इसमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए सपना होता है, सिक्योरिटी होती है, परिवार के लिए प्राइड होता है, लड़के के लिए प्राइड होता है। अब देखिए बड़ी मेहनत करके वो पहले ये 30,000 में गया, फिर उसने 4 साल और मेहनत की, फिर उसमें से 30,000 निकाल दिए गए। तो वो ये सोच रहे हैं, या वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे, मुझे नहीं पता क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा सोच रहे होंगे कि एक तरीके से इस प्रोसेस को बड़ा मुश्किल बना दिया गया है। पहले तो उन 1 करोड़ में आपको 30,000 में आना है, जो अग्निवीरों के लिए लिए जाएंगे, फिर बड़ी मुश्किल से उन 30,000 में आए, अग्निवीर बने, फिर 4 साल बाद फिर अग्निवीर निकाल दिए गए, फिर एक नया स्ट्रगल स्टार्ट होगा, फिर दूसरी जगह इम्तिहान दे, फिर से जाए। तो ये हिंदुस्तान देश बड़ा, इनकी मानसिकता यहाँ के लोगों की बड़ा सिक्योर रहने की है, बार बार रिस्क लेने के लिए नहीं। ऐसा ही नहीं करोड़ों लड़का आईएएस की तैयारी करता है, वो समझता है कि हम सिक्योर हो गए। ऐसे ही करोड़ों लड़का नहीं डिफेंस में अधिकारी बनने की तैयारी करता है, वो समझता है मैं और मेरा परिवार सिक्योर हो गया। मैम ये भी बहुत बड़ा, तो उनको लग रहा है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद तुरंत इनसिक्योर हो जाएंगे। इस चीज को स्पष्ट करके सरकार समस्या ही खत्म हो जाएगी।
पूरी समस्या खत्म हो जाएगी कि उनको सिक्योरिटी देंगे कि तुम्हें यहाँ 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 ऐसे ऐसे रख दिया जाएगा, और जो सम्मान, जो सिक्योरिटी, बात सिक्योरिटी की नहीं होती है, बात सिक्योरिटी की बराबर है। उनके परिवार को सुरक्षा चाहिए। वो कोई खाते पीते घर के नहीं आते महंगे, ये गरीब लोग रहते हैं, किसान के बेटे रहते हैं, जिनके घर में खेती किसानी करके किसी तरीके से लड़के को 10वां पास कराया जाता है। ये कोई IAS PCS नहीं बनना रहता है इनको, ये बस मेहनत करके फौज में चले गए मेहनती लोग होते हैं जो खेतों में काम करते, यहाँ काम करते। तो अब उनको ये लग रहा है कि उनके जो हित हैं उनको कम किया जा रहा है, और उसके पीछे सरकार का एजेंडा ये है कि हम अपने बजट को कम करें। तो वो जो सैनिक हैं उनकी जीवन की सुरक्षा का बलिदान देकर ये जो आधुनिकीकरण हम ना करें, ये रिक्वेस्ट है सरकार से, उसको दूसरी तरीके से करें। और एक आजकल एक कल्चर बन गया है, एक लोगों का कमेंट करने का रास्ता बन गया है कि भाई ये विपक्ष का काम है उंगली उठाना करना। भाई विपक्ष का काम है ऑडिटर के रूप में कार्य करना, विपक्ष का काम है परीक्षक के रूप में काम करना। हमारा तो काम ही है कि जिस दिन परीक्षक और ऑडिटर बंद हो जाएंगे तो देश का क्या होगा, लोकतंत्र का। हमारा काम ही है, इसमें आप कैसे कह सकते हैं हम चापलूसी थोड़ी सरकार की करेंगे। ठीक है, ये भी तो समझना चाहिए। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी आपको पास आना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस पर कि जब ये जो कहीं ना कहीं जो विवाद बढ़ता जा रहा है, यही कहना है कि ये जो 4 साल की ये जो योजना है, उसके बाद जब वो अपनी ड्यूटी से वापस रिटायर हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा? हालांकि जिस तरीके से इस पर भी बात छिड़ी कि कई राज्य सरकारों ने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि हम इसका भरोसा दिलाते हैं कि हम जो हमारे राज्य से बच्चे जाएंगे उनको नौकरियां देंगे, लेकिन क्या ये अमल हो पाएगा वहां तक? क्या उनका जो भविष्य है वो बन पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल इस पर भी उठता है, जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल के आए, जो युवा वहां पर छात्र जो सड़क पर उतरे थे वो भी यही प्रश्न कर रहे थे कि 4 साल का रोजगार ठीक है, लेकिन उसके बाद एक बार पुनः बेरोजगार की कगार पर वो खड़े हो जाएंगे, तब किस तरीके से, क्या इसके लिए सरकार ने अपना कोई अच्छा प्लान जो है वो तैयार यहाँ पर किया है? इसको लेकर लगातार जो चर्चाएं होती हैं, जो बातें रखी जाती है, वो अक्सर सामने आती है। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए, जब युवा इंटरमीडिएट पास करके ग्रेजुएशन करने आता है 3 साल, इस 3 साल में उसके द्वारा जो धनार्जन होता है शून्य होता है, और बहुत से कॉलेजों में एनसीसी भी लेता है, कई कई ज्वाइन करता है। एनसीसी लेने के पीछे उसका मकसद साफ रहता है कि वो फिट रहे, उसका मानसिक स्तर अच्छा बने, और उसको प्रयास उसका पूरा ही होता है कि अच्छी सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि आगे उसका सेना की नौकरियों में मदद मिल सके। एक इंटरमीडिएट लेवल पे उसको सेना में अग्निवीर के माध्यम से नौकरी करने का अवसर मिल रहा है। सेवा कार्यकाल 4, 25% लोग जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा वो आगे सेना में कंटिन्यू, जिनका कुछ कमतर रहेगा वो अर्धसैनिक बलों में, पुलिस के राज्यों के पुलिस बलों में, उनके सहयोगी बलों में समायोजित, और उस समय में उनके हाथ में एक पेंशन अमाउंट जिससे वो अपने जीवन की आगे शुरुआत कर सकते हैं। तो ये योजना हर तरह से आकर्षित करने वाली है और यह इसके लिए लाभकारी है। विपक्ष को इसमें लाभ नजर आ रहा हो ना रहा हो, लेकिन न्याय तो आ रहा है। नोटिफिकेशन हो चुका है योजना का, योजना चालू है, लोग भर्ती के लिए आएंगे, वो भर्ती होगी। इसमें विपक्ष में किसी नेता को भर्ती नहीं होना है। ठीक है, देश का नौजवान जो सेना में सेवा देना चाहता है वो जाएगा, करेगा, और सेना उसका स्वागत करेगी। सेना देश सेवा का एक जज्बे के साथ लोग जाते हैं, वहां इस तरह का विषय नहीं है। जो लोग जा रहे हैं उनको सेना अवसर देगी। ठीक है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, दिलीप यशवर्धन जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है इसमें कोई फेक न्यूज का भी कोई रोल नजर आया? दिलीप यशवर्धन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
दिलीप यशवर्धन जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। पवन गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर फेक न्यूज की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी चीजें सामने निकल के आई कि इसमें कई ऐसे लोग थे जो भ्रम फैला रहे थे, और इसमें आपको बताना चाहूंगी कि 35 व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐसे सामने निकल कर आए जो इस तरीके की फेक न्यूज जो है वो इस योजना के खिलाफ फैला रहे थे, जिसे प्रतिबंधित फिलहाल के लिए कर दिया गया है। तो इस पर क्या कुछ कहना है आपका? इस पर भी प्रतिक्रिया लूंगी कि क्यों आखिर इस तरीके की जो भ्रामक स्थिति है वो फैलाई जा रही थी, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ होता तो 35 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप जो सामने निकल कर आए हैं उन्हें प्रतिबंधित ना किया जाता। पवन गुप्ता जी। पवन गुप्ता जी। जी बोलिए। जी पवन गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कई ऐसी घटनाएं भी सामने निकल कर आई, ऐसा लगातार कहा भी जा रहा था कि भ्रामक स्थिति भी फैलाने की कोशिश यहां पर की गई है, क्योंकि 35 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स की जो चैट्स है वो सामने निकल कर आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रामक स्थिति जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को डाउटफुल स्थिति में डालने का यहाँ पर प्रयास जो है वो किया जा रहा था, जिसके चलते जो इन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। पवन गुप्ता जी। देखिए, अगर कोई भी हिंसक घटनाओं में शामिल होने के ग्रुप हैं, हाँ। और वो देश को भ्रमित करने का कोई ग्रुप है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें हम लोग साथ हैं। हम लोग कभी भी चाहते देश में कोई ऐसा कार्य हो जिसको राष्ट्र को नुकसान हो, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान हो, कतई नहीं चाहते। हाँ। जो लोग ये कार्य कर रहे हैं वो देश के साथ देशद्रोही है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मगर जब तक आप युवाओं की बात आप देखिए, ये आंदोलन अभी नहीं शुरू हुआ है। हाँ। ये आंदोलन जनवरी से चल रहा है, स्कीम तो भी लाया है। हाँ। जनवरी में बैंकर छात्रों ने प्रत्येक राज्य में प्रदर्शन किया, फरवरी में किया, मार्च में किया, अप्रैल में किया, अभी 19 मई को किया था, भयंकर प्रदर्शन किया था पूरे देश में। ऐसा नहीं है, ये प्रदर्शन लगातार होते रहे। एक ही बात ये भाई लोग हमारी क्यों नहीं समझना चाहते कि भाई युवाओं की मंशा देखें। इन्होंने जैसे किसानों साथ हुआ और आखिर में 1 साल बाद किसान आंदोलन वापस लिया, तो उस तरह से इनको ये समझे भी कि युवा इससे सहमत नहीं है, युवा अपना भविष्य इसमें सुरक्षित नहीं देख रहा है, पहले उसको विश्वास में लाएं। अब जिस ढंग से लागू करने जा रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक ढंग नहीं है। हम लोगों को उठा देना कि विपक्ष भड़का रहा, विपक्ष कर रहा, विपक्ष तो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। हाँ। आपके अच्छे कार्य करोगे उसकी तारीफ करेंगे। आप अच्छी सड़कें बना रहे हो तो हमने विरोध नहीं किया। हाँ। आप उज्ज्वला योजना तो हमने विरोध नहीं किया। आप शौचालय बना रहे तो हमने विरोध नहीं किया। हाँ। आप जो गलत स्कीम है उसका विरोध कर रहे हैं, और हम इसका विरोध भी करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी विपक्ष का जब संवैधानिक दायित्व था इसका विरोध करना तो आपने क्यों नहीं किया। लेकिन सरकार तो ये बात नहीं मान रही है ना कि ये जो योजना है वो सही नहीं है, क्योंकि अब जिस तरीके से उनका भी ये कहना है कि जो विपक्ष है वो लोगों को भ्रमित कर रहा है, वो प्रचार कर रहा है, और इसी के चलते जो नेता है बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो घर घर जाकर बताएंगे इस योजना के बारे में, तो उनके बारे में भी कहीं ना कहीं है ना ये सवाल। ये भी वही बात कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रमित स्थिति फैलाने की कोशिश कर रहा है, और अब जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अब घर घर जाएंगे और इसको लेकर जानकारियां देंगे। पवन गुप्ता जी। ये अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम इससे सहमत नहीं, विरोध कर रहे हैं। हाँ। ये अपने अगर सहमत है तो अपने इसको करें, लोगों को राजी करें, युवाओं को राजी करें, आने वाला समय बताएगा इस बात को। इसको इनको समझना चाहिए जो नीति से सहमत नहीं है, और ये जबरदस्ती। तो किसान वाले में तो इनका कोई केंद्रीय मंत्री नहीं था, कोई विधायक नहीं था, कोई सांसद नहीं था जिससे किसान के पक्ष में जाके समाज में ना कहा हो, जिसने ना बोला हो। एक भी विधायक या सभासद ये है जिसने ना बोला हो, उसके बाद भी क्यों बेटा कर लिया? समझ में आया कि जनहित में नहीं था। तो ये तो मैं कह रहा हूं आपको समझना पड़ेगा। हम इनकी नीति के विरोध में हैं, इसलिए नहीं कि हमको विरोध करना है। हमारा संवैधानिक दायित्व, हम चुप बैठ आएंगे तो संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेंगे। ठीक है पवन गुप्ता जी। तारिक खान जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये हित में नहीं है, इसमें कई सारी कमियां हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से ट्वीट किया और ये जानकारी दी, आपको मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि अग्निवीरों के राष्ट्र रक्षा के जज्बे को सरकार का साथ मिल रहा है। सीएपीएफ, असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में उन्हें 10% का आरक्षण मिलेगा। साथ ही उनका यह भी कहना है कि अब अग्निवीरों के नए जोश और जुनून से जो देश की सेना है वो सुसज्जित होगी। तारिक खान जी। मैम, जब इस योजना का अनाउंसमेंट राजनाथ सिंह ने किया था, राजनाथ सिंह जी ने किया था, तब इन बातों को क्यों नहीं कहा गया?
क्या सरकार मिसकम्युनिकेशन करती है? जैसे आप जीएसटी लेके आए, 15 बार उसको ठीक किया, किसान बिल लेके आए, डर गए, तुरंत वापस लेके चले गए। मैं कह रहा हूं कि होमवर्क क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं पहले गृह मंत्री बैठकर ये जो अन्य अर्धसैनिक बल हैं, इनके जो इन मंत्रालयों से कंसल्ट करके कि ये जो 25% बच्चे बाहर निकलेंगे जिनकी उम्र मात्र 23-24 साल रहेगी, ये सब कहां जाएंगे? तो इनको ले लो, अपने यहाँ आप ले लेना, और वो फिर परमानेंट हो जाएंगे वहां पर, कोई दिक्कत ही ना होती। मुझे तो लगता है कि आप खुद चाहते हैं कि इस तरीके की दिक्कत है। पहले नहीं गृह मंत्री ने ये बात कही थी, अब कह रहे हैं 10% का वहां रिजर्वेशन दिया जाएगा। जरा सा इंटेक ले रहे हो आप 30-40 हजार का। मैम, ये टोटल मकसद जो है वो जो मिलिट्री का ओवरऑल बजट है उसको कम करने का है, कहीं ना कहीं पेंशन से पैसे निकालने का है। मैं यही बात कह रहा हूं, और उस देश से निकालने का है जहां पर सेना पे काम करना एक सपना होता है, एक देश के लिए समर्पण की भावना होती है, और सुरक्षा का सबसे बड़ा जो पायदान है, जितनी भी टाइप की नौकरियां हैं वो होती है। तो जो गरीब तबका है उसके लिए उससे अच्छी जगह कोई नहीं होती है। उसमें टूर ऑफ ड्यूटी टाइप का प्रोसेस लाना, वो भी अचानक से उसको ट्रांजिशन स्टेट में लाते, कहते कि हम ट्रायल कर रहे हैं, तब तक नॉर्मल चलती रहे। हम 2 साल का ट्रायल करके इस पे देख रहे हैं कि कैसा होता है। हम तो हर चीज पे तैयार है। आप ब्लेम उल्टा विपक्ष पे करते हो। आप 2 साल का ट्रायल करते, अग्निवीर के ही नाम से करते, देखते उसका क्या कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, वो बच्चे कितना ट्रेंड हो पा रहे हैं, क्या 6 महीने में उनको सारी ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं। तो एयरफोर्स और नेवी की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है। 2.5 साल से पहले एयरफोर्स और नेवी की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाएगी। सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मिलिट्री में तो कुछ नहीं, बंदूक चलाना, ये चलाना, वो चलाना। वहां की ट्रेनिंग तो कैसे दे लेंगे आप उतने ही टाइम में? देखते, टेस्ट करते, ये भी देखते कि वो बच्चे कितना सीख पा रहे हैं क्या उतने टाइम में, फिर उसमें ऊपर नीचे करके कि हाँ नहीं ये 4 साल नहीं, इनको 6 साल कर लें या एज लिमिट बढ़ा दें। उसका प्रैक्टिकल ट्रायल नहीं किया। आपने किया, रिसर्च किया, मगर दुनिया के परिपेक्ष में देखकर होमवर्क किया कि इजराइल ने कैसा किया, ईरान ने कैसा किया, तुर्की ने, तुर्की की तो एज 41 है मैक्सिमम, उसको नहीं फॉलो करेंगे आप। स्विट्जरलैंड की 38 है, उसको नहीं फॉलो करेंगे आप। मतलब उनकी जनसंख्या आपको पता है, कोई की 20 लाख है, कोई की 40 लाख है, किसी की 22 करोड़ है। हमारे पास सबसे ज्यादा 33 करोड़ जनसंख्या अमेरिका की है। 2 देश चाइना और इंडिया, उसके बाद हम लोग 17% दुनिया की जनसंख्या का हिस्सा है। हम लोग का एक बहुत अलग टाइप का देश है मैम, उसको आप दुनिया के सिस्टम से कंपेयर ना करें। वहां टूर की तरह लिया जाता है, उसमें उनको जो पैसे दे दिए जाते हैं वही बहुत होते हैं। हम एक तरीके से वो देश हैं जहां पर दूसरे तरीके से सोचा जाता है, और सेना की नौकरियों की जो साइकोलॉजी है वो देश की आजादी के बाद से दूसरे तरीके से बनी हुई है। पहले एक बात और कह दूं, लास्ट बात, पहले उस साइकोलॉजी को तोड़ने की जरूरत थी कि यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि हम युवाओं को ला रहे हैं, इस चीज को कम्युनिकेट करने की जरूरत थी। हम सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए बजट को कम करना चाहते हैं, ये कम्युनिकेट करने की जरूरत थी। और ये कम्युनिकेट करने की जरूरत थी कि हम सेना को जवान बनाना चाहते हैं। एवरेज एज सेना की 32 है, अब आप 22 करना चाहते हो। एवरेज एज जो मतलब सारी सेनाओं का जो 14 लाख हम लोगों का साइज है सेना का, तो आप उसको कम करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जवान सेना रहेगी, ज्यादा बेहतर काम करेगी, ज्यादा आइडियाज रहेंगे। लेकिन उसका जो प्रोसेस आपने अपनाया ऐसे देश में, वो गलत अपनाया, जिसका जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ वो उसी का एक तरीके से का परिणाम है कि आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। पूरा का पूरा जो 75% बच्चे थे वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आप उनको सुरक्षा दे देते, किसी तरीके की कोई दिक्कत होती। ठीक है तारिक खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक खान जी जुड़े हुए थे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए थे, वहीं हमारे साथ कांग्रेस से पवन गुप्ता जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो योजना है अग्निपथ योजना किस तरीके से सही है और किस तरीके से गलत है। इस पर अपनी अपनी तरीके से यहाँ पर जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने अपना तर्क रखा। और आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय सेना में भर्ती की जो नई योजना है अग्निपथ, इसके तहत 17 साल के युवाओं की 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगी और इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। हालांकि सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र सरकार के इस स्कीम से सहमत नहीं है। इसे लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। छात्रों का यह कहना है कि 4 साल के बाद वो कहां जाएंगे। वैसे भारत ऐसा पहला देश नहीं है जिसने ऐसी योजना लागू की, और इससे पहले आपको बता दूं कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रूस और चीन जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पर सेना में शॉर्ट टर्म पर जवानों की जो भर्ती है
वो की जाती है। और आज इसी पर हमारे साथ चर्चा करी जिसमें ये सामने निकल कर आया कि किस तरीके से ये जो योजना है ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से अपनी बात रख रहा है कि ये योजना बिल्कुल भी युवा के हित में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चीजें सामने निकल के आई कि इसके भी दो पहलू, अगर ये योजना कहीं ना कहीं गलत मायने भी इनके निकल के लोग बता रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से इस योजना को गलत नहीं माना जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए KKTN न्यूज़।